दोस्तों नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। मगर जब लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे बेसिक आदल का पता लगा तो लोग दंग रह गए। तो ये बात है साल 2020 की। हुआ नवंबर 2020 में अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि एक चीज भारत में नहीं हुई, क्योंकि भारत में जून 2020 में ही टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने और हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगाए कोर्ट रूम में दाखिल होती और कैमरे को देखकर कभी हंसती है तो कभी अजीब अजीब सा फेस बनाती है। उसकी यह जो ओरिजिनल वीडियो थी वह करीब 7 साल पुरानी यानी साल 2013 की थी। पर नवंबर 2020 में लोगों ने उसकी इस वीडियो के साथ टिकटॉक पर डुएट बनाना शुरू कर दिया। उसके वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वह लड़की इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना डाला। और यह सब इसलिए क्योंकि वह लड़की देखने में सुंदर और मासूम थी। सवाल आता है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसने ऐसा क्या काम किया था। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम इजाबेल गुजमेनन, जो कि अपनी मां यूनी होए और सौतेले पिता रियान होए के साथ अमेरिका में कोलोराडो के साउथ लिमा स्टेट में रहा करती थी। उसकी यह मामला जो कोर्ट तक पहुंचने की कहानी है, उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को। और उस वक्त इजाबेल की जो उम्र थी वह सिर्फ 18 साल की थी। और एक कहानी का वह पार्ट है जो अगर नहीं होता तो आपके पास तक नहीं पहुंच पाती और ना ही वह टिकटॉक पर वायरल होती और ना ही मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा होता। तो हुआ ये मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम इजाबेल की मां यूनी होए अपने स्टूडियो से काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रही थी। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर के खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें उनके पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे इस बात को पहले भी कई बार यूनी होए को ये बात बता चुके थे कि जब भी वह घर पर नहीं होती हैं तो इज़बेल अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को अपने घर लेकर आती हैं। और वह लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज सुनते थे तो वह खिड़की से कूदकर भाग जाया करते थे। उसे उस वक्त उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब 27 अगस्त 2013 की शाम उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक लड़के को इजाबेल के कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके पड़ोसियों की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और अपने दूसरे पति रियान होए, जो कि इजाबेल के सौतेले पिता थे, उनके साथ सीधे इस इजाबेल के कमरे में पहुंच गई और उन लड़कों के बारे में पूछने लगी। मगर इजाबेल उनकी किसी भी बात का जवाब सही से नहीं दी। उसके माँ बाप ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर इजाबेल ने कोई भी बात समझने की बजाय उल्टा अपनी माँ के ऊपर ही जोर जोर से चिल्लाना लगी और बुरा भला कहनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि गुस्से में अपनी माँ के मुंह पर ही थूक कर चली गई। इसी बात से यूनी होए को बहुत बुरा लगा और इस बर्ताव ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर लग रहा था। इसलिए वह पूरी रात अपने कमरे में अंदर से गेट लॉक करके अपने पति रियान होए के साथ रही, जबकि वह अक्सर अपने कमरे में अकेले ही सोया करती थी। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर यह कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे। दरअसल इजाबेल का जन्म 9 जून 1995 को कोलोराडो के ऑरोरा शहर में हुआ था। मगर उस वक्त वह अपने सगे पिता रॉबर्ट गुंजमेन और अपनी मां यूनी गुजमेन के साथ इसी शहर में रहती थी। उसके माँ बाप एक साथ मिलकर ऑरोरा के टाउन सेंटर में एक स्टूडियो लेते हैं जिसका नाम वह अपनी बेटी के नाम पर विला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वह दोनों ही अपनी बेटी इजाबेल से बहुत प्यार करती थी और इजाबेल भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुमेन से। पूरा परिवार राजी खुशी अपने दिन काट रहे थे। मगर फिर साल 1999 आते आते चीजें बिगड़ने शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। बात इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया। और फिर साल 1999 में रॉबर्ट गुमेन और यूनी गुजमेन तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। और उस वक्त इजाबेल की उम्र थी वह मात्र 4 साल की थी। खैर तलाक के बाद इजाबेल की कस्टडी उसकी मां को ही मिली।
इसलिए इजाबेल अपनी माँ के साथ ही उसी शहर में कहीं और रहने लगी। इजाबेल बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी, पर अपने माँ बाप के तलाक के बाद वह और सदा जिद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मगर इजाबेल ये गुस्सा नफरत में तब बदल गई जब तलाक के करीब 1 साल बाद यानी साल 2000 में उसकी माँ यूनी ने एक दूसरे शख्स रियान होए के साथ शादी कर ली। इजाबेल इस बात से बहुत गुस्सा थी कि उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि वह अपने सगे पिता रॉबर्ट गुजमैन से बहुत प्यार करती थी। और यहीं से चीजें बद से बदतर होनी शुरू होती हैं, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे इजाबेल बड़ी हो रही थी उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मैं अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़ों और खिलौनों की डिमांड करती, और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो इस बात पर अपनी माँ से लड़ती और झगड़ती। यूनी होए पूरी कोशिश करती कि इजाबेल की डिमांड पूरी करें, जिसके लिए वह अपनी स्टूडियो के अलावा और भी दूसरे पार्ट टाइम जॉब करने लगी, पर फिर भी इजाबेल की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती थी। जबकि इजाबेल सिर्फ 7 साल की थी तो उसके इस गुस्सैल बर्ताव अपने माँ को इतना परेशान कर दिया कि अब उसे संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने इजाबेल के सगे पिता रोबोट के पास भेज दिया, पर कुछ दिनों बाद ही वह वापस अपनी माँ के पास आ गई। हालांकि इसके बावजूद उसके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद जब इजाबेल 14 साल की हुई तो उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इसाबेल उसके माता पिता और सौतेले पिता इस सभी ज्यूस थे, और जो कि ईसाई धर्म की एक शाखा है। पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ना तो क्रिसमस मानते हैं और ना ही कोई दूसरी छुट्टियां। यहाँ तक कि यह लोग अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते, और शायद इन्हीं सब वजह से इजाबेल ने अपने धर्म को भी छोड़ दिया। वह पूरी आजाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। ना तो वह अपने माँ बाप का कहना मानती, नहीं ढंग से स्कूल जाती, पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती। कई बार तो वह 3-3, 4-4 दिन तक घर और स्कूल से गायब रहती, और जब उसकी माँ उसे समझाती थी तो उनसे ही लड़ने लगती। वो स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, बस वह किसी तरह पास हो जाया करती थी। मगर जब बोर्ड 12th क्लास में थी तो उसकी अटेंडेंस इतनी कम थी, उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया। और इस चीज से उसकी माँ को बहुत दुख लगा, जिसके बाद उसे खूब समझाया गया, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर उसने वह काम किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और वह था अपनी माँ के मुंह पर थूकना। इसके बाद यूनी होए ने पूरी रात डर के साए में गुजारी। खैर किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वो रात बीत गई और अगला दिन आ गया। अगले दिन यानी बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह जब यूनी होए अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि इजाबेल ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था। पर जब मैं उस मेल को ओपन करती है ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे, जिसमें इजाबेल के कहने का मतलब था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना करना होगा। इस मेल को देखने के बाद अब यूनी और भी डर जाती हैं। फिर वो मेल अपने पति को भी दिखाती हैं, और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार यूनी पुलिस को बुलाने का फैसला करती हैं, और 28 अगस्त 2013 की दोपहर में पुलिस को कॉल कर देती हैं। थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उस मेल के बारे में बताया जाता है जो कि इजाबेल ने भेजा था। पर क्योंकि यह घरेलू मामला था इसलिए पुलिस पहले तो इसाबेल को समझाती है, और फिर बाद में यह वार्निंग भी देती है कि अगर अब उसने दोबारा ऐसा बर्ताव किया तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते। और इजाबेल 1-2 महीने पहले ही जून 2013 में 18 साल की हो चुकी थी। तो इसाबेल को वार्निंग देने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद इजाबेल भी अपने बेडरूम में चली जाती है, और यूनी अपने काम पर जाने के लिए टाउन सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। पर यूनी के मन में अभी भी एक डर सता रहा था, इसलिए जब वह अपने स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने ये सारी बात अपने पहले पति यानी रॉबर्ट गुमेन को बताती है। रॉबर्ट ने कहा कि घर जाकर इजाबेल को समझा गए। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि यूनी और रॉबर्ट गुजमेंट का तलाक तो हो गया था, पर वह अभी भी एक साथ कैसे हैं? दरअसल बेले स्टूडियो में ही काम करते थे। तो पूरी बात सुनने के बाद रॉबर्ट गुमेन उसी दिन यानी 28 अगस्त 2013 की शाम इसाबेल से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। उस वक्त भी इसाबेल अपने बेडरूम में ही थी।
दोपहर में पुलिस के जाने के बाद से वह अपने बेडरूम से बाहर आई ही नहीं थी। पर जब उसके पिता वहां पहुंचे तो इजाबेल को लेकर घर के बैकयार्ड में गए और वहां पर बैठकर उसे शांति से समझाने लगे कि उसने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत किया। उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। अगले करीब 1 से 3 घंटे तक इजाबेल को इसी तरह समझाते रहे और इस पूरी बातचीत के दौरान इसाबेल ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, बस अपने पिता की हर बात चुपचाप से सुनी और अपना सर हाँ में हिला रही थी। जिस तरीके से इस इजाबेल बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी, उसे देखकर रॉबर्ट को लगा कि शायद अब वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी। पर सच्चाई तो ये थी कि इसाबेल अपने पिता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, बस वह हर बात को इस कान से सुन रही थी और दूसरे कान से निकाल रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जैसे कि वह शायद पहले ही प्लान कर चुकी थी। इजाबेल को समझाने के बाद उसके पिता शाम करीब 6:30 बजे के वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद इसाबेल भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके ठीक 3 घंटे बाद रात करीब 9:30 बजे के आसपास यूनी भी अपना काम फिनिश करके वापस घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद ये यूनी अपने पति से पूछती है कि इजाबेल कहाँ है, तो वह कहता है कि नहीं पता, पर उसने करीब 1 घंटे पहले ही लगभग 6:30 बजे के आसपास इसाबेल को घर के किचन में देखा था। रियान के बात सुनने के बाद यूनी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रियान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद ही रात के करीब 10 बजे से थोड़ा पहले ही रेहान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से दमदम की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर गिरा हो, ये दीवार से टकराया हो। फिर कुछ सेकंड बाद ही यूनी चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही रियान ऊपर उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और शावर की चलने की आवाज आ रही है। फिर वह बाथरूम के जब और करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इजाबेल की एक झलक देखी, मगर उसने जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, इजाबेल अंदर से पूरी जान लगाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से यूनी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी और बाहर से रियान बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी जान लगा दी दरवाजे को खोलने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि दरवाजे को कैसे खोले कि तभी उसकी नजर नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है और ये देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। वो तुरंत भागकर नीचे गया, अपना फोन उठाया और 911 पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:05 हो रहे हैं। कॉल पर रियान ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। इसके बाद रियान पुलिस को पिछली रात और सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा और बताते बताते ऊपर पहुंच गया। तभी अचानक से रियान ने जोर की आवाज सुनी, ओ गॉड, और यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी यूनी की थी और यह उसकी आखिरी आवाज थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर से इजाबेल पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टर्कोइज कलर की शर्ट पहने हुए बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका बदन खून से सना हुआ था और उसने अपने सीधे हाथ में एक चाकू ले रखा था जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। इजाबेल को इस हालत में देखकर रियान सन्न रह गया और वह जहां खड़ा था वहां खड़ा का खड़ा रह गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, लेकिन इजाबेल ने रियान की तरफ देखा तक नहीं और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वो रिहान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। इसके बाद रियान फौरन भागकर बाथरूम में गया, पर वह जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गए, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीवी बाथरूम के फर्श पर हदनग्न हालत में पड़ी थी। यूनी के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान था और उसके पूरे चेहरे और सीने पर चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे। उसके बगल में एक लड़की का बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रियान अभी भी कॉल पर ही था और जब उसने पुलिस को अपनी बीवी की हालत को बताया तो पुलिस ने उसे अपनी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। रियान यूनी को सीपीआर देने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यूनी को देखकर साफ लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। रियान के कॉल के 11 मिनट बाद रात लगभग 10:16 पर पुलिस भी वहां पहुंच गई
और इसके थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी थी। जांच की गई और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस इजाबेल को ढूंढना शुरू कर दी है, मगर घर में कहीं नहीं मिलती। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद इसाबेल बेकवार की तरफ गई, मगर वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस इस फोन के सिग्नल के जरिए की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर यहां भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इजाबेल का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है, क्योंकि वह आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती है। उसके पास हथियार भी था और पब्लिक से यह अपील करती है कि वह जहां भी जिसे भी दिखे वह तुरंत पुलिस को खबर करे। इसी बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को यूनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि यूनी होए के ऊपर 79 बार चाकू से हमला किया गया था, जिनमें से 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले और सीने पर वार किया गया था। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूनी के ऊपर 79 नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिनमें से 45 बार उसके चेहरे पर, 51 बार उसके गले पर और बाकी के 65 हमले जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर किए गए थे। इसके अलावा चाकू मारने से पहले उसे 20 बोल से भी पीटा गया था। जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया में आई तो ये खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी ही मां का इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर दी। इधर पुलिस भी इजाबेल को ढूंढने में लगी थी, पर उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी अचानक से उसी सुबह 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्क रोड के वर्किंग गैराज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही अरोरा पुलिस तुरंत साउथ पार्क रोड की तरफ निकलती, मगर जब वहां के पार्किंग गैराज में पहुंची तो जिस कार के अंदर बॉडी नहीं पड़ी थी वह गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से कैसे गायब हो गया, और वह भी दिन के उजाले में। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो पुलिस फोर्स कार से कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि इजाबेल और योनी के मर्डर से लिंक हो रही थी। इसलिए पुलिस ने सफेद वर्दी में कुछ पुलिस वालों को उस पूरे एरिया में तैनात कर दिया। करीब 2 घंटे बीत गए मगर पुलिस को कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें पार्किंग गैराज से एक लड़की बाहर आती हुई दिखी, जिसने की पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टर्कोइज कलर की शर्ट पहन रखे थे। पुलिस को लगा कि यह इजाबेल हो सकती है, पर फिर भी पुलिस कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए उनमें से एक अंडरकवर ऑफिसर उस लड़की से बात करने के बहाने उसके करीब गया। जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि यही इजाबेल है। इसके बाद पुलिस इजाबेल के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद ही 2 और सफेद वर्दी वाले पुलिस उसके साथ साथ चलने लगे, और वह जैसे ही बाहर पार्क मैदान में एक झाड़ी के पास पहुंचे तो उन तीनों पुलिस वालों ने इसाबेल को घेर लिया और अपनी बंदूक उसके ऊपर तानी। इसाबेल ने यहां भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। यहां तक कि जब पुलिस वालों ने उसकी पहचान के लिए उसे उसकी आईडी दिखाने के लिए कहा तो उसने कहा कि आईडी वाली लड़की की शक्ल तो उससे जरूर मिलती है, पर वह इजाबेल नहीं है। बल्कि उसने कहा कि उसका नाम समांथा गजल्स है और वह ओहायो में रहती है, और उसके कपड़े और कपड़ों पर लगे खून साफ साफ इशारा कर रहे हैं वही इसाबेल है। इसलिए पुलिस वाले उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं करते, और आखिरकार पुलिस मर्डर के लगभग 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 की दोपहर 2 बजे इजाबेल को उसके घर से 15 किलोमीटर दूर एक पार्क एरिया से गिरफ्तार कर लेती है। पर अब भी एक सवाल बाकी था कि आखिरकार में जो डेड बॉडी थी वह किसकी थी और वह गायब कहां हो गई। तो इसका जवाब यह है कि जो लाश कार में पड़ी थी वह कोई लाश नहीं बल्कि खुद इसाबेल थी। दरअसल हुआ ये कि पिछली रात अपनी मां का कत्ल करने के बाद इसाबेल ने घर से कार उठाए और अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर 2851 साउथ पार्क की रोड के पास बने पार्किंग गैराज में लगा दी, और उसके बाद उसी कार की पिछली सीट पर जाकर सो गई। और क्योंकि उसके पूरे बदन कपड़ों पर खून लगा था, इसलिए अगली सुबह जब लोगों ने इजाबेल को कार में सोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि कार में कोई लाश पड़ी है। जब तक पुलिस वहां पहुंची, इजाबेल कार से उठकर पार्किंग गैराज के अंदर चली गई थी, और जब बाहर आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर पोस्ट डिग्री मर्डर के चार्ज लगाए।
और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी पर ऑरोरा सिटी जेल में भेज दिया गया। इसके करीब एक हफ्ते बाद 5 सितंबर 2013 की सुबह इजाबेल को कोलोराडो के काउंटी कोर्ट में पेश होना था, जहां उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से चार्जेस लगाए जाते हैं। मगर उस दिन उसने सुबह कोर्ट जाने से ही मना कर दिया। वह अपने जेल से बाहर आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक के लिए टालनी पड़ी। पर बाद में किसी तरह जबरदस्ती खींचकर उसे उसके जेल से बाहर निकाला गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वो सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। पहले तो उसने कोर्ट में आने से मना किया, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती लाना पड़ा। और जब वह कोर्ट में पहुंची तो मीडिया के कैमरा को देखकर कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। काउंटी कोर्ट के जज ने इसाबेल के ऊपर मर्डर और बैलेस के चार्जेस और साथ है ऑर्डर दिया कि जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई बेल भी नहीं ले सकती। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इजाबेल का ट्रायल शुरू हुआ। और क्योंकि जब उसने अपनी मां का मर्डर किया तब वह 18 साल की थी और जिस बेरहमी से उसने अपनी मां के ऊपर 151 बार चाकू से हमला किया, उसे देखकर यह पक्का था कि इसाबेल को मैक्सिमम सजा यानी डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इजाबेल ने वकील से जज के सामने डॉक्टर ब्रिजेश की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि इजाबेल की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह पैरानोइड शिज़ोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी से जूझ रही है। बाद में डॉक्टर रिचर्ड्स ने भी अपनी गवाही में इसाबेल की दिमागी बीमारी को सही ठहराया। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि जिस वक्त इजाबेल अपनी मां का कत्ल कर रही थी, उसे पता ही नहीं था कि वह अपनी मां को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि कोई और औरत को मार रही है और ऐसा करने के लिए उसे सपने आते। प्रभु, अगर ऐसा नहीं करती तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कोर्ट के जज जॉर्ज ब्राउन ने सारी रिपोर्ट्स और दलीलें देखने और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने इजाबेल की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे कोई सजा नहीं सुनाई और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और कहा गया कि जब तक इसाबेल अपने और समाज के लिए खतरा नहीं रह जाती तब तक वह वहीं रहेगी। अब इसमें चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर पूरी जिंदगी। कोर्ट के बॉर्डर के बाद इसाबेल को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और अगले करीब 6 से भी ज्यादा सालों तक इसाबेल उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में ही रही और उसका इलाज चलता था। पर फिर नवंबर 2020 में जब इसाबेल 25 साल की चुकी थी तो उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने एक नई चीज के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे। जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा तब उसे और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि बाद में जब इस बात की मेट्रिकेशन की गई तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जब उसने अपनी मां का खून किया तब वह अपने होश में नहीं थी, पर अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और अब ना ही मैं खुद के लिए और ना ही समाज के लिए कोई खतरा हूं। इसलिए उसे इस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से रिहा कर दिया गया। ठीक उसी टाइम जब मीडिया में उसका यह इंटरव्यू आया, अचानक से टिकटॉक पर उसकी 7 साल पुरानी कोर्ट की वीडियो वायरल होने लगी और सोशल मीडिया, खासकर टिकटॉक का तो आपको पता ही है कि लोग बिना सोचे समझे एक ट्रेंड को बस फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और यहां भी ठीक वही हुआ। लोगों ने ये बिना सोचे समझे कि उसने फास्ट में क्या किया है, उसके सपोर्ट में आगे आए और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दिखने में खूबसूरत और मासूम थे। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इजाबेल जो अपनी मां का कत्ल किया है वह उसी लायक थी। और ऐसी चीजें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसानियत कहां से कहां जा रही है। हालांकि इस वीडियो से इजाबेल को जरूर फायदा हुआ, क्योंकि अगले ही साल जून 2021 में ही इजाबेल को मेंटल इंस्टीट्यूट से इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वह लगातार टाइम पर अपने डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। कुल मिलाकर इसाबेल ने जो कुछ भी किया, चाहे गुस्से में किया हो, यह दिमागी प्रॉब्लम की वजह से वह अलग बात है। पर अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से बाद में लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना पूरी कहानी जाने, सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसके क्राइम को सही ठहराने की कोशिश की, वो बहुत गलत है। जबकि हम मानते हैं कि यह सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी अपराधी को उसकी खूबसूरती, उसका रंग, उसकी अमीरी गरीबी देखकर नहीं, बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। तो ये थी इजाबेल की पूरी कहानी। आपको इस केस के बारे में क्या कहना है?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और सनसनी कहानी में। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद।